Hello and welcome to Casing Education. I am Kulbhushan. Let's start today's tutorial. तो देखिए एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी 6 क्लास की एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसमें हम पहले 3 चैप्टर क्लोज करने के बाद अब आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो इस चैप्टर का नाम है मानचित्र यानी कि मैप। तो इस चैप्टर को आज इस लेसन को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं कोशिश करूंगा कि इस ये जो हमारा चैप्टर है इसको मैं अच्छे से आपको समझाऊं ताकि इसमें कोई भी डाउट आपका ना रहे। और अगर आप एक एनसीईआरटी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी के पर्पज से एनसीईआरटी के लेक्चर्स देखते हैं तो भी आपका कोई डाउट इसमें ना रह जाए। ठीक है, तो उसके लिए पूरी वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसको बाद में वहीं पे कमेंट के थ्रू ही आपको उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है मानचित्र यानी कि मैप। तो आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके। देखिए लास्ट जो चैप्टर है हमारा, हमने उसमें पढ़ा था ग्लोब क्या है ना। ग्लोब क्या होता है? जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, उसका क्या है, एक छोटा रूप है ना। उसमें छोटे रूप में हम देख सकते हैं कि कहाँ पे महासागर हैं, कहाँ पे देश हैं, कहाँ पे क्या है, पूरी धरती के बारे में, है ना, ग्लोब के। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं। ग्लोब में आप अगर देखना चाहो अपना शहर कहाँ पे है, अपना गांव कहाँ पर है, आपका स्कूल कहाँ पे, तो आप देख सकते हो? आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े पैमाने पे चीजें दिखाता है कि उसमें छोटी छोटी चीजें दिखाना पॉसिबल नहीं है ना। तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। तो यही इसमें बताया हुआ है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। तो जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तब तो हमारे लिए ग्लोब जो है वो काम का है। लेकिन जब हम पृथ्वी का केवल एक भाग, जैसे कि किसी देश, किसी राज्य, जिला, शहर या गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये इतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या चाहिए होता है? हमें मैप चाहिए होता है, हमें मानचित्र चाहिए होता है। ठीक है, मानचित्र क्या होता है भाई? मानचित्र क्या है? पृथ्वी की जो हमारी सतह है इसके एक भाग को हम क्या करते हैं, कागज पे दिखाते हैं, है ना। पृथ्वी क्या है? गोल है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके किसी एक भाग को चपटी सतह पर यानी कि एक कागज पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी को हम मानचित्र कहते हैं। ठीक है, मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र और कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। देखो क्या है कि मान लिया मेरे को किसी एक शहर को दिखाना है, मान लिया मुझे दिल्ली को दिखाना है, तो क्या करूंगा, मैं दिल्ली का मैप देख लूंगा, है ना। लेकिन जब एक ही जगह पे बहुत सारे मैप हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहने लग जाते हैं? एटलस कहने लग जाते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के जो मैप हैं वो होते हैं, किस किस तरह के मानचित्र हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, जो प्राकृतिक आकृतियां होती हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, है ना, नदियां हो गई, महासागर हो गए, इनको दिखाने के लिए जो हम मैप हम यूज करते हैं उसको हम फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ये वो जो वर्ड है ना उच्चावच, इसको याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी जब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे ना 7th 8th 9th 10th में, तो क्या होगा, ये उच्चावच जब वर्ड आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस लिए यूज हुआ है। ये भौतिक मानचित्र के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला है राजनीतिक मानचित्र। जब हम क्या करते हैं, किसी राज्य, नगर, शहर या गांव, उसकी जो है हमें क्या दिखाना, उसके बॉर्डर्स दिखाने हैं कि ये गांव कहाँ से कहाँ तक है, या ये शहर कहाँ से कहाँ तक है, या ये वाला जो स्टेट है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो हम क्या करते हैं, उसके बॉर्डर को दिखाने के लिए जो मानचित्र हम बनाते हैं उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। मैं आपको इंग्लिश में भी बताता जा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। अच्छा, अगला आता है थीमेटिक मानचित्र। अब देखो किसी जगह पे मुझे सिर्फ, मान लिया मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी जगह पर मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस जगह पे टोटल कितनी सड़कें बनी हुई हैं, टोटल कितनी गलियां हैं, है ना। मुझे वहां पे क्या है, पूरे शहर का मानचित्र नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ देखना है कि इस एक पर्टिकुलर शहर में हाईवे कितने निकल रहे हैं या कितनी रोड बनी हुई है, मेन रोड। तो उसमें क्या होगा, वो एक थीम, एक पर्टिकुलर चीज मुझे देखनी है वहां पे, तो उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, समझ गए आप।
इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण, यानी कि जैसी इंफॉर्मेशन के आधार पर वो बनेगा वैसी वहां पे उसको हम नाम दे देंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र हो गया, हमें सिर्फ देखना है जंगल कितने, फॉरेस्ट कितने हैं उसको हम देखनी है, हमें देखना है कितने उद्योग लगे हुए हैं, सिर्फ वो देखना है उसके हिसाब से। ठीक है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, यानी जो इसके फैक्टर्स होते हैं ना वो 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो दूरी। देखो मानचित्र क्या होता है, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या इसके किसी भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये मान लिया हमने एक पेपर ले लिया है ना, इस पे हमें एक मैप बनाना है। अब सपोज करो ये किसका मैप है, ये दिल्ली का मैप है। ठीक है, अब इस दिल्ली के मैप में मान लिया यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है, एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच की दूरी मान लिया यहाँ पे है 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, आसानी से समझ में आए इसके लिए। ठीक है, अच्छा 1 किलोमीटर के बीच की दूरी है इनकी। अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं कागज पे 1 किलोमीटर की दूरी दिखा सकता हूं? मैं नहीं दिखा सकता। तो मैं क्या करूंगा, एक पैमाना सेट कर लूंगा, एक मेजरमेंट सेट कर लूंगा कि भाई ठीक है मैं 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखाऊंगा। 1 किलोमीटर को मैं कितने दिखाऊंगा, 1 सेंटीमीटर से दिखाऊंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, जितनी भी चीजें उनके बीच की दूरी है मैं उसी आधार पर उनको छोटा करता जाऊंगा और यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जो चीजों के बीच की जो दूरी है का अनुपात है उसको हम थोड़ा रियल के बेसिस पे उसको रखने की कोशिश करते हैं, जितने वास्तव में है उतना ही उसको रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, इसलिए इस उद्देश्य के लिए पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया, यानी कि 5 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो 10 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 5 किलोमीटर। अब एक चीज बताइए, किसी मान लिया यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं हम, फिर से एक मैप ले लेते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, हमने पैमाना दे रखा है कितना, कि हमारा 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर है। अब इसके बीच में मान लिया ये दो कोई चीजें, आपका घर हो गया और आपका स्कूल हो गया, है ना, ये आपका स्कूल हो गया, है ना। इनके जो बीच की दूरी है ये 4 सेंटीमीटर दिखा रखी है, कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब बताओ आपके घर और स्कूल में एक्चुअल दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर कितना है, 5 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 किलोमीटर, यानी कि आपके घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर। तो अगर हमें पैमाना पता है तो हम किसी दो मैप पे जो दिखाई गई दो चीजें हैं उनके बीच की एक्चुअल दूरी भी पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बड़े इसको हम चेंज कर लेते हैं, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता। अच्छा एक चीज बताइए, अभी तो क्या है, मुझे सिर्फ आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी दिखानी थी, है ना, तो हमने क्या किया, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया। लेकिन मान लिया मुझे 2 महाद्वीप है, यानी दो मान लो या 2 देश है ना, 2 देशों के बीच की दूरी दिखानी है। तो अब एक बात बताइए, जो पैमाना है वो थोड़ा छोटा नहीं है? अगर मैं 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दिखाने लगूं तो देशों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर में होती है ना, हजारों किलोमीटर में होती है। तो मैं अगर उसको कागज पे बनाना चाहूं तो फिर तो वो तो आएगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैमाने को छोटा करना पड़ेगा। अभी मैंने 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर से दिखाया था, अब मैं क्या करूंगा, 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। तो 500 किलोमीटर को मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर से दिखा दिया, यानी कि 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर से दिखा दिया। इस तरह के जो हमारे मैप होते हैं उनको छोटे पैमाने वाला मानचित्र यानी छोटे पैमाने वाले मैप कहते हैं। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज पे दिखाना तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, और जब बड़ी चीजों को दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशा।
तो देखो जो दिशा ये क्या हम सीख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी मानचित्र यानी मैप है उसके जो मुख्य 3 घटक है वो क्या है, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी हमने समझ ली, अब हम क्या देख रहे हैं, दिशा देख रहे हैं। दिशा। अच्छा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। इस तीर का निशान क्या करता है, ये उत्तर दिशा को दिखाता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप बाकी दिशाओं को पता लगा सकते हैं। भाई ये उत्तर मुझे पता है तो इसके ऑपोजिट में कौन सी होगी, दक्षिण होगी, है ना। इसके लेफ्ट में क्या होगी, पश्चिम होगी, और इसके राइट में क्या होगी, पूर्व होगी। तो इस तरह से मुझे दिशाओं का पता चल गया। अच्छा चलो इसको पूरा ही समझ लेते हैं। अब कोई चीज उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ती है तो ये क्या हो गई, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। कोई चीज पूर्व और दक्षिण के बीच में पड़ती है तो ये क्या हो गई, दक्षिण पूर्व हो गई। कोई चीज दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ती है तो ये दक्षिण पश्चिम हो गई। कोई चीज ये उत्तर और पश्चिम के बीच में पड़ते हो, उत्तर पश्चिम हो गई। इस तरह से हम लोग सारी दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये कंपास है ना, इसको दिक्सूचक बोलते हैं हिंदी में। कंपास की क्या खासियत होती है कि इसकी जो नीडल रहती है, सुई रहती है, वो हमेशा किस दिशा में रहती है, उत्तर दिशा की तरफ इशारा करती है, उत्तर दक्षिण की तरफ इशारा करती है। तो हम बाकी दिशाओं का इसमें पता लगा सकते हैं। इसकी क्या जरूरत पड़ती है, देखिए होता क्या था कि जैसे मान लिया अगर अभी तो क्या है हम लोग घर में रहते हैं, हमें सारी दिशाओं को पता रहता है, लेकिन जब कभी जैसे समुद्र में जाते थे लोग, है ना, तो समुद्र में दूरियां तय करते थे, बड़ी बड़ी दूरियां तय करते थे, या रेगिस्तान में कहीं फंस गए या जंगल में कहीं फंस गए, तो उस समय हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, कंपास यूज होती है, ये कंपास होती है। तो इसकी क्या खासियत रहती है कि इसकी जो नीडल है, इसकी जो सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ रहती है। तो जो मेन सुई है वो इसकी उत्तर की तरफ दिखाती है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई ठीक है यहाँ उत्तर है तो अपोजिट साइड में दक्षिण है, और हमारा जो लेफ्ट है उसकी तरफ पश्चिम हो गया और राइट की तरफ हमारा पूर्व हो गया। तो इस तरह से हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। तो देखिए देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं इसमें दिक्सूचक, यही मैप की, ये कंपास की बात हम कर रहे हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रहती है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीक। प्रतीक यानी कि कह सकते हैं कि प्रतीक क्या है, किसी भी मानचित्र का तीसरा घटक है। इसमें क्या है, किसी भी चीज को हम कैसे दिखाएंगे, है ना। हम मान लिया हमें पेड़ दिखाने हैं तो हम कैसे दिखाएंगे, हमें रेलवे लाइन दिखानी है तो हम कैसे दिखाएंगे। तो उन सारी चीजों को दिखाने का कोई एक तरीका होना चाहिए जो सबको पता हो। तो हमने सबने मिलकर एक डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई, हम कुछ चीजों का हमने निर्धारण कर लिया है कि हम इस चीज को ऐसे दिखाएंगे, इस चीज को ऐसे दिखाएंगे, है ना। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे रेलवे लाइन है ना, रेलवे लाइन में बड़ी लाइन ऐसे दिखा रखी है ना, मीटर वाली लाइन इस तरह से दिखा रखी है, रेलवे स्टेशन ऐसे है। अब मान लिया कहीं आप एक ऐसी जगह पे गए जहां पर आपको जो लैंग्वेज आती है वो वहां पर रहने वाले लोगों को नहीं आती है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, आप कैसे पूछोगे, है ना, क्योंकि आपके लैंग्वेज का जो बैरियर रह गया है उनके साथ, जो आप बोल रहे हो उनको समझ नहीं आ रहा, जो वो बता रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, सिंपल मैप निकालोगे। मैप निकालोगे, आपको पता है कि रेलवे स्टेशन कैसे दिखाई देगा, तो आपको रेलवे स्टेशन इस तरह से आपको पता चल जाएगा, इस प्रतीक की सहायता से पता चल जाएगा। अब क्या करोगे, आप देख लोगे, अच्छा ठीक है राइट मुड़ना है, वहां से सीधा जाना है तो मेरे को रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं रह गई, और आपने इन प्रतीकों की सहायता से क्या किया, अपनी जो डिजायर्ड लोकेशन है ना, उसके लिए आपने पता लगा लिया। तो इसी तरह से हमने क्या है, कुछ प्रतीक हमने डिसाइड कर लिए हैं। जैसे सड़कें हैं, पक्की सड़क हमने ऐसे दिखा रखी है, कच्ची सड़क है तो हमने ऐसे दिखा रखी है ना, सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा ऐसे दिखा दी, राज्य की सीमा ऐसे दिखा दी, जिले की ऐसे दिखा दी, है ना। ये सारे कुछ प्रतीक हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं रेखा चित्र पे। रेखा चित्र क्या है, देखो रेखा चित्र भी एक आरेखन है। एक क्या है, मान लिया आपने अपने स्कूल के किसी दोस्त को बोला कि भाई ठीक है शाम को ना मेरा बर्थडे है, तुम मेरे घर आ जाना। आपने उसे बोला कि शाम को मेरा बर्थडे है, तुम मेरे घर आ जाना। अब उसने स्कूल देखा है, आपके
घर आने से पहले एक पार्क पड़ता है, उसने वो भी देखा है, लेकिन उसने आपका आपका घर नहीं देखा। तो आप क्या करोगे, आप उसे ना कागज पे एक कच्चा मैप बना के दे दोगे। ये देखो एक एग्जांपल मैंने बना के रखा हुआ है। मान लिया यहाँ पे स्कूल है ना, यहाँ पे आपका घर है, ये पार्क है और ये तालाब है, ये एक रेलवे लाइन जा रही है। अब आपने क्या किया, आपने सीधा उसको एक कच्चा सा मैप बना दिया कि भाई ठीक है, अपने स्कूल से निकलना और आपको जो पार्क पड़ेगा और रेलवे लाइन पड़ेगा उसके बीच में से गुजरना है, जो तालाब और रेलवे लाइन है उसके बीच में से नहीं गुजरना है। आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी बैरियर हो, तो आपको क्या करना है, आपको पार्क और रेलवे लाइन के बीच में से गुजरना है, राइट हैंड पे मुड़ना है और सीधे आ जाओगे तो आप मेरे घर पहुंच जाओगे। तो आपने क्या किया, एक कच्चा मैप बना दिया है ना, एक रो मैप उसे बना के दे दिया, एक लाइन सी खींच के उसे दे दी। इसको हम बोलते हैं आरेखण। ठीक है, तो ये क्या है, रेखा चित्र एक आरेखण, इसको हम बोलते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर, अब इसमें पैमाना थोड़ी ना यूज किया आपने, जो पार्क और तालाब के बीच की जो एक्चुअल दूरी है उसका ध्यान थोड़ी ना रखा आपने तो सिर्फ क्या है, एक प्रतीक बना दिए कि भाई ठीक है, इनके बीच में से ऐसे ऐसे आओगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जो पैमाने पर आधारित ना होकर और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आप अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण, एक कच्चा मैप बना दिया उसने। एक इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसको रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। खाका। अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए, इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको, है ना। इसको हम मिटा लेते हैं। इस तरह से। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लिया कि आपको अपना एक घर बनवाना है ना। आपने प्लॉट ले लिया है, सब कुछ तय हो गया है, आपने डिसाइड कर लिया है मिस्त्री कौन बनाने वाला है, उससे बात भी कर ली है। अब ये एक प्लॉट आपने लिया है ना। अब आप उसको कैसे समझाओगे कि मेरे को कैसा घर चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको एक खाका बना के दोगे, है ना, कि भाई ठीक है, यहाँ पे आपका मेन गेट होना चाहिए, है ना। मेन गेट से मैं सामने की तरफ जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड पे क्या है, मेरा ड्राइंग रूम होना चाहिए, है ना। राइट हैंड पे एक हॉल होना चाहिए, है ना। फिर मैं सीधे जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड पे मेरा किचन होना चाहिए, है ना। आगे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे 2 रूम होने चाहिए, है ना। इस तरह से क्या है, आपने एक खाका खींच के दे दिया, है ना। आगे ने आपने एक कच्चा मैप सा बना के दे दिया एक पर्टिकुलर जगह का, एक पर्टिकुलर छोटी जगह का, है ना। तो इसमें क्या होगा, मिस्त्री उस हिसाब से आपका घर बना देगा। तो इसी को हम खाका बोलते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, मैं बता रहा था ना कि भाई कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी, है ना। आपको किचन कितनी लंबाई चौड़ाई का चाहिए, है ना। बीच में हॉल कितना होना चाहिए, बीच में रास्ता कितने लंबाई चौड़ाई का रहना चाहिए, वो सारी चीजें जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे हम खाका कहते हैं। तो उम्मीद है देखिए, जो भी आप इसमें जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था हमारा जिसको हमने कवर कर लिया है मैप का। चीजें बहुत आसान थी, इसमें चीजें समझने में आसान थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे उसका आंसर कर दूंगा। तो देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, आपको चीजें समझ में आई हैं इस लेसन में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हम 6th क्लास की एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं, उसके बाद 7th 8th 9th 10th इनकी भी एनसीईआरटीज आएंगी और सारे सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, है ना, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी तो हम चला ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी, कब नोटिफिकेशन मिलेगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया। तो अगर आप ये चीजें अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों को भी आप सजेस्ट करिए, उन्हें भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।